आज का वीडियो हम लोग जो है 93 नंबर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते देखते देखिए 100 के आसपास वीडियो आ चुका है। एकदम सीरीज में मैं करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ANM 5006 करके होगा, 5006 ANM। उसमें आप देखिएगा तो सारे वीडियो डाले हुए हैं। अब देखिए 100 वीडियो के आसपास आ चुके हैं। जो कंटिन्यू देख रही हैं उनको पता है बहुत सारे मैं क्वेश्चन, बहुत प्रकार के क्वेश्चन करा चुका हूँ। कौन ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको मैं नहीं कराया हूँ। अब जाइए देखिए, स्टार्टिंग का जो मेरा वीडियो था वो सब तो रामबाण था। मैं थियोरिकल जो करा रहा था 100 क्वेश्चन, वो सब रामबाण था। तो जो नहीं देखे हैं तो जाके स्टार्टिंग के 20-30 वीडियो देखिए, आपका बेस मजबूत होगा इसी प्लेलिस्ट में। बाकी मैं कभी MCQ दिया, कभी वन लाइनर्स दिया, कभी थ्योरी दिया, हर एक प्रकार के मैं प्रयास करता हूँ देने का, और आगे एग्जाम तक देता रहूँगा चाहे जितना वीडियो हो जाए, ठीक है। मात्र एक ऐसा ये चैनल है जो कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहा है। सुबह डेली 7:30 बजे वीडियो डलता है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है, अस्पताल में भर्ती रोगी के लिए नर्स की पहली कार्रवाई क्या है। यानी अस्पताल में कोई भर्ती मरीज है, ठीक है, तो नर्स जो है पहला काम मरीज के लिए क्या करती है, दवा देना, शरीर का मूल्यांकन करना, आहार देना, रिकॉर्ड रखना। तो सबसे पहला काम जो होता है असेसमेंट। आप लोगों को पता है नर्सिंग स्टेप्स आप लोग पढ़ी होंगी। तो पहला काम यही होता है, मरीज कोई अस्पताल में आता है तो उसे शरीर का असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दवा देने का सबसे सुरक्षित और आसान मार्ग कौन सा है। देखिए, अगर जल्दी असर करना है तो उसके लिए हम लोग IV मार्ग से देते हैं, इंट्रावेन से देते हैं। लेकिन अगर पूछे सुरक्षित मार्ग कौन है तो यह ओरल होता है। ओरल सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन यहाँ से जो दवा होता है वो देरी से जो है असर करता है बॉडी में, बात समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला केंद्र कौन सा है। तो बॉडी में, शरीर के बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। याद रखिएगा। रिस्पायरेशन का केंद्र कौन होता है, मेंडुला ऑब्लंगेटा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो नर्सिंग प्रक्रिया, अभी मैंने बताया कि नर्सिंग स्टेप्स का पहला चरण क्या होता है। पहला चरण होता है माय डियर असेसमेंट, आकलन करना, अभी मैं ऊपर बताया हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है कि घाव में मवाद जमा होने को क्या कहते हैं। तो घाव में मवाद बन जाता है, पस बन जाता है, उससे हम लोग फोड़ा बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठा, श्वास में कठिनाई को क्या कहते हैं। तो श्वास में कठिनाई को डिस्पेनिया बोलते हैं। डी जहाँ लग जाए वो डिफिकल्ट को सूचित करता है, ठीक है। तो ब्रेडीपेनिया होता है मंद श्वसन यानी धीमा श्वसन। टेकीपेनिया होता है तीव्र श्वसन यानी जहाँ तेजी से श्वसन की काम हो। एपनिया होता है अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, जहाँ पे रिस्पायरेशन बंद हो गया हो उसे एपनिया बोलते हैं, ठीक है। और डिस्पेनिया का मतलब होता है कठिनाई होना श्वसन में। तो ये चीज़ें आपके हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो माय डियर, संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ कि सबसे प्रभावी तरीका अगर पूछे संक्रमण रोकने का, और ऑप्शन में अगर हैंड वॉशिंग हो तो आंख बंद करके हैंड वॉशिंग पर क्लिक करेंगे, टिक मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गाउन पहनना ये भी संक्रमण को रोकता है, मास्क पहनना ये भी संक्रमण को कम करता है, ठीक है, दस्ताने पहनना ये भी संक्रमण को कम करता है, जोखिम को। लेकिन सबसे प्राथमिक और सबसे प्रभावी अगर पूछेगा तो हैंड वॉशिंग होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक रोगी स्थानांतरित करते समय क्या उपयोग करें। तो मान गए एक बेड से उठाकर दूसरे बिस्तर पर मरीज को शिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, खींचने वाली चादर, यानी ऐसा चादर रखते हैं जिसे चारों कोण पकड़कर मरीज को चादर पकड़कर एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान गए मरीज खड़े होने वाला नहीं है, मरीज खुद से नहीं चलने वाला है, तो उसको एक आदमी से उठाना डिफिकल्ट हो सकता है एज ए नर्स। तो एक ऐसा चादर, जो चादर को चारों कोनों से पकड़कर हम दूसरे टेबल पर शिफ्ट करते हैं, तो खींचने वाली चादर होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, कैथेटराइजेशन में संक्रमण रोकने का तकनीक कौन सी है? तो अगर हम कैथेटराइज डालते हैं, कैथेटर डालते हैं यूरिन पास करने के लिए, यूरिन निकालने के लिए, तो चूंकि कैथेटर बॉडी के अंदर जाता है, तो जो भी अंदर के प्रोसेस होता है उसमें हम एसेप्टिक तकनीक का उपयोग करते हैं, बांझ तकनीक का उपयोग करते हैं। बात समझिएगा, समझ गए ना? जो भी अब आप लोग कमेंट करके बताइए, इसमें मेडिकल एसेप्सिस का जो है ये होता है या फिर सर्जिकल एसेप्सिस का इस्तेमाल होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है? मेडिकल एसेप्सिस का यूज होगा या फिर यहाँ पे सर्जिकल एसेप्सिस का उपयोग होगा, आप लोग बताइए, ठीक है? कैथेटराइज में संक्रमण रोकने के लिए, अब संक्रमण रोकने के लिए जो उपाय है उसे एसेप्टिक टेक्निक बोलते हैं। सेप्टिक होगा तो संक्रमण हो जाएगा, लेकिन जैसे ही एसेप्टिक लगा दिया, बांझ तकनीक यानी संक्रमण मुक्त की तकनीक अपनाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन माय डियर है कि पल्स रेट का समान सीमा क्या होता है? तो पल्स रेट का समान नॉर्मल सीमा, पल्स पूछ रहा है हृदय की धड़कन, तो वह 60 से 100 होता है। क्या होता है? 60 से 100 होता है। बच्चे में 120 से 60 होता है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ये 11 क्वेश्चन है। पहले 3 महीने को क्या कहते हैं? यानी महिला के जो गर्भ अवस्था होता है उसमें पहले 3 महीने को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, प्रथम तिमाही बोलते हैं। 3 तिमाही में डिवाइडेड होता है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना, टोटल 9 महीना हो गया, ठीक है? 9 महीना कुछ दिन में बच्चा जन्म ही ले लेता है, तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर में गर्भ अवस्था विभाजित होता है। प्रथम 3 महीने को पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्लेसेंटा बाहर आने का चरण कौन सा? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डिलीवरी के प्रोसेस में प्लेसेंटा अपरा का बाहर आना यह किस स्टेज में होता है डिलीवरी का? तो याद रखना है, तीसरा चरण प्लेसेंटा का बाहर आना, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होना, यह जो है तीसरे चरण में होता है। दूसरे चरण में बच्चे का, बेबी का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। पहले चरण में सर्वाइकल डिलेशन होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे है 13 नंबर, पीपीएच का सबसे आम कारण पूछ रहा है। अब ये पीपीएच होता क्या है? तो पीपीएच होता है पोस्ट पार्टूम हेमरेज। क्या चीज़ होता है? पोस्ट पार्टूम हेमरेज। पोस्ट पार्टूम हेमरेज कहें तो यह जो है प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव होता है, और प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव पीपीएच का सबसे आम कारण होता है एटोनिक यूट्रस। यूट्रस का ऐसा सिचुएशन जहाँ पे यूट्रस जो है वहाँ से यूट्रस का मांस खिंच जाता है। खिंचता कैसे है? देखिए, ये यूट्रस है, यहाँ प्लेसेंटा लगा है, ठीक है? प्लेसेंटा लगता है। अब जैसे डिलीवरी कंप्लीट होता है कब? जब प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है। तो जब ये दीवार से लगा होता है यूट्रस का, तो प्लेसेंटा जब बाहर निकलता है ना, तो प्लेसेंटा अपने साथ यह यूट्रस के कुछ मांस को खींच कर बाहर ले आता है। अब जब ये कुछ मांस को खींच कर बाहर आ जाता है तो ब्लीडिंग होने लगता है। बात समझ गए? ब्लीडिंग होने लगता है। अब यूट्रस से जब ब्लीडिंग होने लगता है तो उस समय यूट्रस जो है ठीक ढंग से कंप्रेस इसको नहीं कर पाता है, जहाँ पे डैमेज पार्ट है उसको दबाव नहीं दे पाता है, और ये नहीं देने के सिचुएशन को एटोनिक यूट्रस कहते हैं, यानी यूट्रस के मसल्स का कमजोरी, यही एटोनिक यूट्रस कारण होता है जिसे रक्तस्राव होता रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जन्म के तुरंत बाद किस स्कोर से आकलन किया जाता है? तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर जो है यह अपगार स्कोर से आकलन किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि फॉलिक एसिड क्यों जरूरी है? भाई मेरे, मैं आप सभी को कई बार बता चुका हूं मेरे डियर कि फॉलिक एसिड एक ऐसी यह न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले समस्याओं को रोकता है। जैसे बच्चा अगर गर्भ में है, फॉलिक एसिड की अगर कमी हो गई, माँ को कमी होगा तो बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो फॉलिक एसिड की कमी से तंत्रिकीय क्षति होता है, बच्चा का तंत्रिकीय बीमारी हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है बच्चे को, इसीलिए फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, ठीक है? आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, स्तनपान के क्या लाभ है भाई? तो स्तनपान के बहुत सारे लाभ है, तो उसमें से बंधन बढ़ाना का मतलब समझ रहे हैं ना? बंधन बढ़ाना
उसके बाद संक्रमण से सुरक्षा देना, माँ की रिकवरी जल्दी होती है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। तो ये सब के सब जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, प्रसव की शुरुआत की सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? तो प्रसव की शुरुआत के सबसे विश्वसनीय संकेत तो यही होता है, यानी ट्रू सिम्टम्स ऑफ लेबर, ये होता है लगातार गर्भाशय में संकुचन और पेन होना। देखिए, जब लेबर वास्तव में प्रसव होने वाला होगा तो यूट्रस में जो कंट्रेक्शन होता है, जो संकुचन होता है, वो लगातार होता है और लगातार दर्द जो है समय के साथ बढ़ते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर, अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो ओवरी ओवरी जो होता है वह अंडाशय 2 होता है, दोनों साइड फेलोपियन ट्यूब के दोनों साइड जो है आपके यह होते हैं, तो 2 होता है अंडाशय, याद रखिएगा। 90 क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन मतलब कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे महिला का अंडा निकलता है, पुरुष का शुक्राणु आकर मिलता है, दोनों उसी को निषेचन बोलते हैं। तो यह काम कहाँ होता है? तो यह फैलोपियन ट्यूब में मिलने का काम होता है। आरोपण का काम पूछेगा कहाँ होता है? तो आरोपण का काम गर्भाशय में होता है, और आरोपण होते ही बच्चा गर्भाशय में पलने बढ़ने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन, गर्भाशय में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना, गर्भ अवस्था में, तो प्रेगनेंसी के पीरियड में गर्भ अवस्था में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वह 11 जी प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, इतना से अधिक, इतना से 11 से जैसे ही कम होता है तो हम एनीमिया के कंडीशन मानते हैं प्रेगनेंसी के सिचुएशन में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, तो आगे क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य टीम नेतृत्व कौन करता है? तो स्वास्थ्य टीम, हेल्थ टीम का नेतृत्व, लीडरशिप कौन करता है? तो यह तय होता है जो है स्थिति के अनुसार कि हेल्थ टीम में आपका डॉक्टर आपका लीडर है, या आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासक वो होता है, या नर्स जो है लीड कर रही है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से तय होता है कि नर्स लीड कर रही है, या डॉक्टर लीड कर रहे हैं, या कोई जो है अलग से जो हेल्थ मैनेजर या अलग से जो है प्रशासक होता है वो मैनेज कर रहे हैं। ये निर्भर करता है सिचुएशन पर। तो अगर स्थिति के अनुसार अगर ऑप्शन रहे तो आप स्थिति के अनुसार टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 22 नंबर है, गुणवत्तापूर्ण देखभाल का क्या उद्देश्य होता है? तो देखिए, क्वालिटी देखभाल, गुणवत्तापूर्ण वाला देखभाल देने के उद्देश्य क्या होते हैं? तो उद्देश्य यही होता है, क्वालिटी केयर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम मरीज को सुरक्षा दे सके, सुरक्षा बढ़ा सके, यही जो है गुणवत्तापूर्ण देखभाल जरूरी होता है। 23 क्वेश्चन है, पीएचसी कितनी आबादी को कवर करता है? प्राइमरी हेल्थ केयर, कई बार बता चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में, समतल एरिया में 30,000 की जनसंख्या, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में या फिर जहाँ पे आदिवासी लोगों का ज़्यादातर बसिंदा है वहाँ पे 20,000 के जनसंख्या पर ही होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है माय डियर, कि प्रभावी संचार क्यों जरूरी है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन हेल्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मरीज से कैसे बात करेंगे, कैसे उनके भाषाओं को समझेंगे, कैसे जो है आपके भाषा को वो समझे, इसके लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन अपने बीच में, यानी काम करने वाले स्टाफ के बीच में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कम्युनिकेशन हेल्थ में पढ़ना पड़ता है। कहता है यह प्रभावी होना क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन? तो देखिए, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसीलिए है इफ़ेक्टिव ताकि गलतियां बहुत कम हो सके, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन मिल सके अच्छे कम्युनिकेशन से, टीम वर्क जो है बना रहता है अच्छे कम्युनिकेशन से, और इसीलिए उपरोक्त सभी इसका राइट होगा। बात बात में लड़ लेगा, गाली दे देगा, ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो किसी से किसी को नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो संतुष्टि भी काम में नहीं मिलेगी, टीम वर्क भी मिलजुल कर नहीं होगा, और गलतियां भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 25 क्वेश्चन है, स्टाफिंग किस प्रबंध कार्य के अंतर्गत आते हैं? स्टाफिंग का मतलब होता है जो स्टाफ लोग काम करते हैं एक संस्थान में, तो यह स्टाफिंग मैनेजमेंट कार्य के किस कार्य के अंतर्गत आते हैं? देखिए, तो जो स्टाफिंग होता है यह ऑर्गेनाइजिंग,
यानी व्यवस्थात्मक तरीका में आता है, संस्थान के अंदर आता है। तो स्टाफिंग जो होता है यह ऑर्गेनाइजिंग में आता है, लीडिंग में नहीं आएगा, प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है, कंट्रोलिंग में भी नहीं है। तो स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत आता है। आगे मैं बढ़ूँ तो 26 है, इन्वेंट्री नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो सामान की पूर्ति होती है, जैसे आप लोग अस्पताल में काम करिएगा, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में एक स्टोर रूम होता है, ठीक है, स्टोर रूम। तो इस स्टोर रूम में क्या होता है कि सरकार से जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी जो है कैनुला है, जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी जो है साफ सफाई के लिए केमिकल आता है, ठीक है, मरीज के लिए जो भी व्यवस्था है वो स्टोर रूम में रहता है, ठीक है। अब स्टोर रूम से अलग अलग विभाग में अस्पताल को जाता है, जिसको जितना महीने दिन 15 दिन के लिए खपत की ज़रूरत है सब इंडेंट करते हैं और उतना अपना मंगा लेते हैं वार्ड में हॉस्पिटल के, ठीक है। तो उसमें इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए ज़रूरी होता है कि जो कमी है उसको हम दूर कर सके, कितना सामान लगता है, कितना सामान जो है बच गया है, या कितना सामान आगे लगने वाला है, डिमांड कमी को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री जरूरी होता है, ठीक है ना। आगे है 27, डेलीगेशन का अर्थ क्या है। ये सब क्वेश्चन में पहले जो है आपको वन लाइनर में बता चुका हूँ कि डेलीगेशन का क्या अर्थ होता है, इन्वेंट्री का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। बहुत सारे मैं नर्सिंग में प्रिंसिपल बताया हूँ, तो ये सारा चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए, तो डेलीगेशन का अर्थ होता है अधिकार व जिम्मेदारी देना। जैसे हमारे ऑफिसर या हमसे ऊपर अगर कोई काम करने वाले होंगे या आपके ऊपर जो होंगे वो आपको कोई जिम्मेदारी देंगे, कोई काम देंगे कि आप इस एरिया में चले जाइए, वहाँ पे होम विजिट करके आइए, तो वो आपको जिम्मेदारी दिए, आपको काम दिए, अधिकार दिए कि ये काम आपको करना है। तो यही जो है डेलीगेशन होता है। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 28 है, जवाबदेही का मतलब क्या होता है। तो भाई जवाबदेही का मतलब क्या होता है, सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार है, गलत। सिर्फ नर्स जिम्मेदार है, गलत। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, रिपोर्ट नहीं करना। अब देखिए, सभी को अपने कामों का जो है जिम्मेदारी लेना, यही जवाबदेही होता है। मान गए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर की क्या जवाबदेही है कि भाई वो अच्छे से पेशेंट को देख रेख करे, अच्छे से ट्रीटमेंट करे, अच्छे से दवाई प्रिस्क्राइब करे। तो डॉक्टर का जवाबदेह है मरीज के लिए अच्छा ट्रीटमेंट, ठीक है, उसका जिम्मेदारी है। नर्स की जिम्मेदारी क्या है, तो नर्स की ये जवाबदेही क्या है, मतलब हमारा जिम्मेदारी, हमारा क्या जिम्मेदारी है वही जो है जवाबदेही भी बन जाता है, ठीक है ना। अपने कामों से, अपने जिम्मेदारियों से आप जो है जवाबदेही होते हैं, ठीक है ना। तो नर्स का भी अपना जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स के भी अपना जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जिसका जो काम है वो उसका जिम्मेदारी है, बात समझ लीजिए। तो ही कहता है अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना जवाबदेही कहलाता है। आगे बढ़ता हूँ 29 है, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। भाई आप एएनएम में नौकरी करने जाएंगी, टाइम मैनेजमेंट क्यों है। आप मान गए आपको नौकरी दिया गया, बताया गया कि 9 से 5 आपका ड्यूटी करना है। आप पता चलता है आप आई 11 बजे और पता चला 4 बजे चली गई, तो आप जो है 8 घंटा के जगह पर कितना काम कर रही हैं, मात्र जो है 5 घंटा काम कर रही हैं। तो क्या हो गया, आप अपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे जो है आउटपुट भी आप जो है स्वास्थ्य विभाग में सही नहीं दे पाएंगे कम काम करने से, ठीक है ना। साथ में आप अपने दक्षता को भी आप साबित नहीं कर पाएंगे, आप पर एक क्लेम लग जाएगा कि आप डेली आते हैं लेट, समय कम दे रहे हैं। तो कोई ना कोई जो है टाइम मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है कि दक्षता व उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, काम के अगर मान गए हम अपने जो टाइम बनाया है सही समय पर आएंगे, जो टाइम डेली हम 8 घंटा में काम करेंगे और जो 5 घंटा में करेंगे, कहीं ना कहीं 8 घंटा में ज़्यादा करेंगे, 5 घंटा में कम करेंगे। तो वही कहता है उत्पादकता जो है और टाइम मैनेजमेंट में ज़रूरी होता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, हेल्थ केयर में अच्छे फैसिलिटी देने के लिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, निचले स्तर के ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था कौन सा है। तो सबसे निचले तबके का जो गांव से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य केंद्र है वह उप केंद्र होता है। उप केंद्र के बाद जो है पीएचसी होता है। पीएचसी के बाद जो है आपका होता है
CHC होता है, CHC के बाद जो है सब डिविजनल होता है, फिर जो है आपका होता है वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज, और फिर सुपर स्पेशलिस्ट, फिर सुपर स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे कर कर के आगे बढ़ते चला जाता है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, 31 क्वेश्चन है। स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हेल्थ प्रमोशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हेल्थ प्रमोशन यानी स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य लक्ष्य है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण देना, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, जो है अच्छा बनाना, यही स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों, सिर्फ इलाज करना या सिर्फ दवाएं देना या सिर्फ बेड बढ़ाना, यह हेल्थ प्रमोशन का अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है कि ओवरऑल स्वास्थ्य, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, पूर्ण रूप से मरीज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उसको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण देना, यही स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य लक्ष्य होता है। 32 है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य पहलू क्या होता है? तो हेल्थ एजुकेशन का मुख्य पहलू जो होता है कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव। स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन का मुख्य जो पहलू होता है कि व्यवहार में पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाएं अपने एजुकेशन के जरिए। तो पहला लक्ष्य यही होता है हेल्थ एजुकेशन का कि आप व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, टीकाकरण किस स्तर का उदाहरण है? तो टीकाकरण प्राथमिक रोकथाम है। मान गए जन्म के समय जो है टीबी का टीका दे दिया जाता है, तो बेसिकली जन्म के समय टीबी के टीका जो दिया जाता है, तो उस समय तो टीबी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है कि इन फ्यूचर आगे टीबी को जो है क्या किया जाए, टीबी होने से रोका जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही दे दिया जाता है, तो जो काम बीमारी होने से पहले ही कर दिया जाता है बीमारी से बचने के लिए, तो वह प्राथमिक रोकथाम में अंदर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है 34 नंबर है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या उदाहरण है? तो लाइफ स्टाइल परिवर्तन का उदाहरण यही है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब होता है जीवन शैली में परिवर्तन करना। तो इसका उदाहरण यही है कि जो है स्वस्थ आहार व व्यायाम। आप अपने जीवन परिवर्तन का मुख्य यही मुख्य मतलब कहा जाए उदाहरण यही है कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, एक दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लाइफ स्टाइल परिवर्तन के लिए। 35 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, समुदाय में स्वास्थ्य संवर्धन हेल्थ प्रमोशन का प्रभावी तरीका क्या है? सिर्फ टीवी विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, मशीनें, अस्पताल। देखिए स्वास्थ्य संवर्धन में सब भूमिका निभा सकता है, लेकिन कह रहा है समुदाय में, तो समुदाय में ठीक है ना, समुदाय में जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ बैठ के करेंगे, लोगों को बताएंगे बीमारी के बारे में, उससे बचाव के उपाय के बारे में, वह उतना ज़्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। तो समुदाय की बैठकें जो है समुदाय में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा प्रभावी तरीका होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। तो आप लोगों को आज का हमारा 30 क्वेश्चंस कैसा लगा? उम्मीद है आप लोग बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे। मेरे वीडियो देखने का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।